हेलो, एक बार फिर से वेलकम द रिएक्ट कोर्स में। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरह रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए बनाया जाता है, जो कि रिएक्ट की तरफ से एक टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम अपना रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। अब क्रिएट रिएक्ट ऐप है क्या और इसको किस तरह यूज़ करते हैं, तो ये सब जानेंगे हम अपने इस क्लास में। तो बगैर किसी इंतज़ार किए चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और घंटी की बटन को क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हर नई आने वाली ट्यूटोरियल्स या कोर्सेज की अपडेट आपको फौरन मिलती रहे। तो फिर आप देख सकते हैं कि पिछली बार हमने अपनी एप्लीकेशन के लिए 2 कंपोनेंट्स बनाए थे, जिससे सबसे पहले हमारा मेन कंपोनेंट ऐप और दूसरा कंपोनेंट कार, जो कि कार का कंपोनेंट हम अपने ऐप के अंदर बार बार यूज़ करते रहे और फिर हमने ऐप को रेंडर किया अपने HTML में। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो ये हमारा एक छोटा सा एप्लीकेशन है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एप्लीकेशन इतने छोटे नहीं होते, तो हमें बहुत ही ह्यूज एप्लीकेशन बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें काफ़ी कंपोनेंट्स भी यूज़ करने पड़ेंगे, मल्टीपल कंपोनेंट्स वगैरह। तो जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। और अगर हमने सही टूल या सही मॉड्यूल और सही ऑर्गेनाइज नहीं किया अपने ऐप को, तो हमारा ऐप फिर एक वक्त आएगा कि हमें खुद ही समझ नहीं आएगा कि हमने अपने ऐप में बनाया क्या है और कैसे डिबग करना है, किस तरह इसमें और किस तरह इसको और एडिट करना है वगैरह। तो हमारी एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो कि ओल्ड स्कूल तरीका है कि हम किस तरह अपने स्क्रिप्ट इंक्लूड करते हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ पे रिएक्ट डोम और अपनी App.js इंक्लूड किया था, लेकिन ऐसे 100,000 ऐसे टूल्स हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने होंगे। जैसे हमने jQuery इंक्लूड किया, हमने कोई वीडियो लाइब्रेरी इंक्लूड किया, और ऐसे काफ़ी लाइब्रेरीज हम अपने पेज पर इंक्लूड करेंगे। तो क्यों ना ऐसा अच्छा हो कि हम ये सारी लाइब्रेरी जब बनाएं और एंड में हमें इन सारी लाइब्रेरी का सिर्फ एक फ़ाइल मिले, एक स्क्रिप्ट फाइल मिले। जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट app.js है, रिएक्ट डॉम वगैरह सब हमारी ये एक फाइल में मिले, तो हमारे पास हमारी डाउनलोडिंग स्पीड स्क्रिप्ट्स की काफ़ी स्पीड हो जाएगी, पेज रेंडरिंग भी काफ़ी स्पीड हो जाएगा और हमें अपना पेज ऑर्गेनाइज करने में आसानी होगी। अब सेकंड, जैसे मैंने अपने app.js में एक कंपोनेंट बनाया ऐप और दूसरा कंपोनेंट बनाया कार, तो ऐसे हज़ारों कंपोनेंट हमें अपने एप्लीकेशन में बनाने होंगे और हर कंपोनेंट कितनी ह्यूज होगी। तो क्यों ना ऐसा अच्छा हो कि हम अपने हर कंपोनेंट को एक अलग फाइल में रखें और फिर जिस कंपोनेंट के अंदर जो कंपोनेंट ज़रूरत हो उसको वहाँ पे इंक्लूड कर दें। तो फिर ये सब कुछ, जैसे हमारी सारी स्क्रिप्ट्स एक फाइल में, हमारी कंपोनेंट अलग अलग मॉड्यूल हम ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर एंड में इनको भी उसी एक ही फाइल में मर्ज करना। ये सब करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि कोई बंडलर वगैरह। बंडलर का काम क्या होता है कि वो हमारी सारी जावास्क्रिप्ट, सारी CSS वगैरह जितनी भी हैं सबको लेके एक पैकेज कर देता है और हमें एक फ़ाइल रिटर्न कर देता है। और बंडलर की बहुत सारी फीचर्स होती हैं, जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को मिनीफाई करना, इसको और मोनेटाइज करना, ताकि जितनी फास्ट हमारे पेज पर ये रन हो सके उतना बंडलर मुमकिन कोशिश करता है। तो चलिए चलते हैं, पहले एक बंडलर की तरफ आपको दिखाता हूँ कि बंडलर कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो सबसे बेस्ट बंडलर जो यूज़ होता है और हम यूज़ करेंगे वो है वेबपैक। वेबपैक एक बंडलर है जो हमारी तमाम जावास्क्रिप्ट जो कि हमने अलग अलग फाइल में बनाई हैं, चाहे वो हमारे कंपोनेंट की शक्ल में हो, चाहे कोई स्क्रिप्ट की शक्ल में, कुछ भी, और जो जितनी भी हमारी CSS हैं जो कि हम अपनी हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग फाइल में रखेंगे। तो इन सब को एक फ़ाइल में ऑर्गेनाइज करना, एक फ़ाइल में मॉड्यूल बनाना, ये सब काम होता है बंडलर का, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वेबपैक। वेबपैक एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जो कि हमें हमारा सारा फाइल बंडल करके देगा, और अगर हमें अपने फाइल में मिनीफाई करना है, जितनी कम स्पेस हमारा फाइल है तो उसको मिनीफाई भी करेगा और उसको ऑप्टिमाइज भी करेगा, और ऐसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हमारे प्रोजेक्ट पर ले आएगा। तो एक तरीका ये है कि हम
वेबपैक को मैनुअली कॉन्फ़िगर करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसको इंस्टॉल करें और मैनुअल कॉन्फ़िगर करें, और मैनुअल जितने भी हमें टूल्स, स्क्रिप्ट्स, पैकेजेस की ज़रूरत होंगी वो हम इसमें कॉन्फ़िगर करते रहें। तो इन सब काम के लिए वेबपैक को कॉन्फ़िगर करना, वेबपैक को अपने एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना और अपने एप्लीकेशन के मुताबिक इसको कॉन्फ़िगर करना, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो क्या अब हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम इस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को ऑटोमेटिक कर दें, या हमें ऐसा कोई तरीका मिले जिससे हम इन सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से बच जाएं और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें? तो यस, रिएक्ट की तरफ से एक और ज़बरदस्त टूल मुतारिफ़ करा गया है जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप ने हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए एक स्कैफोल्ड मुतारिफ़ कराया। अब ये स्कैफोल्ड क्या होता है? स्कैफोल्ड हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक बॉयलर प्लेट सेटअप करके देता है। बॉयलर प्लेट क्या होता है कि जो बिट्स ऑफ कोड और कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो रिपीटेड यूज़ होते हैं, जैसे हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए वेबपैक का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा और यही कॉन्फ़िगरेशन तमाम डेवलपर में सेम है, तो क्यों ना ये सारी रिपीटेड कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो तमाम डेवलपर की तरफ सेम है, तो उसका एक बॉयलर प्लेट बनाया जाए। तो यही काम हमारे क्रिएट रिएक्ट ऐप का स्कैफोल्ड करता है। वो हमें एक बॉयलर प्लेट बना के देता है कि जो कि पहले से कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो तमाम डेवलपर में सेम है और तमाम प्रोजेक्ट में सेम है, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें फिर से मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम अपने एप्लीकेशन की तरफ सिर्फ फोकस करें। तो स्कैफोल्ड क्या करता है, वो हमारी प्रोजेक्ट के लिए जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड होंगी वो सारी खुद ही सेटअप करेगा, और हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जो हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होंगे वो भी हमें खुद बना कर देगा। तो हमें सिर्फ अपने एप्लीकेशन पर फोकस करना होगा और कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई फोल्डर क्रिएशन वगैरह में अपना टाइम बचा सकते हैं। लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कस्टम मैनुअल वेबपैक यूज़ कर रहे हैं, जिसकी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो आपको फिर कस्टम सारा ये वेबपैक वगैरह करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वेबपैक ज़रूर सीखें, बल्कि वो तो एक डेवलपर के लिए अब जो भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर है उसके लिए वेबपैक सीखना अब रिक्वायर्ड है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप वेबपैक से ज़रूर सीखें, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोजेक्ट में आपको काम ज़रूर आएगा। जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसमें वेबपैक वगैरह, बंडलर वगैरह सारा क्रिएट रिएक्ट ऐप हमें पहले से सारा कॉन्फ़िगर करके देगा। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कोई वक्त आ जाए कि हमें मज़ीद अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े कुछ मैनुअल, तो इसलिए हमें रिक्वायर्ड है, और जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम वेबपैक ज़रूर सीखें। जो भी जावास्क्रिप्ट या जो भी फ्रंट एंड डेवलपर है उसके लिए ये रिक्वायर्ड है कि वो वेबपैक ज़रूर सीखे। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप को इस्तेमाल करने के लिए या इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है वो है npx। अब ये npx क्या है? अगर आपको याद होगा कि हमने नोड इंस्टॉल किया था, तो मैंने कहा था नोड के साथ आपको npm नोड पैकेज मैनेजर भी मिल रहा होगा, जिससे हम नोड के पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। तो वैसे ही एक और टूल हमें नोड के साथ मिलता है, वो है npx। npx का काम क्या है? वो नोड के पैकेज जो नोड के बाइनरी पैकेजेस हैं उसको रन कर देता है। जैसे अगर मुझे कोई नोड पैकेज का बाइनरी रन करना है, तो पहले क्या होता था कि हम उसे पहले इंस्टॉल करें npm इंस्टॉल के ज़रिए और फिर उसे रन कर सकते थे। लेकिन npx से क्या होता है अब कि हमें कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्टली उसे रन कर सकते हैं। तो इससे हमारा कंप्यूटर का स्पेस भी बच जाएगा और काफ़ी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर से हम बच जाएंगे। लेकिन npx है वो npm के 5.2 और प्लस के वर्जन में अवेलेबल है। अगर आप इससे पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं npm का, तो आपके पास npx अवेलेबल नहीं होगा। तो आप अपना npm वर्जन चेक कर लें, अगर वो 5.2 है या उससे अबव है तो आप npx इस्तेमाल कर सकते हैं। npm वर्जन
वर्जन चेक करने के लिए आप मेरा पिछला क्लास देख सकते हैं। और अगर आप npm का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं जैसे कि 5.1 या उससे पहले वाला, तो आपको फिर रिक्वायर्ड है कि आप क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल पहले करें, फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन npx के जरिए हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्रिएट रिएक्ट ऐप को रन कर सकते हैं। तो अगर आप पुराना वर्जन ऑफ npm यूज़ कर रहे हैं 5.1 या उससे पहले वाला, तो आप इंस्टॉल करके क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो यूज़ करेंगे, हमारे पास नया वर्जन ऑफ npm है, नया वर्जन नोड है, तो हम यहाँ पर npx यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, हम क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए अपना एप्लीकेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पर कहीं भी आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाएं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल का इस्तेमाल करूँगा, कमांड लाइन से फोल्डर क्रिएट करूँगा। तो चलिए फिर चलते हैं, अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए बनाते हैं। तो आप अपना कमांड लाइन या टर्मिनल ओपन करें। तो सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ npx, क्योंकि मेरे पास नया वर्जन ऑफ npm है तो मेरे पास npx अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने आपको पहले प्रोसीजर बता दिया कि किससे npm से पहले आप क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करें, फिर उसको यूज़ करें। तो मैं ये यूज़ करता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मैं अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकता हूँ, आप कोई भी दे दें। मैंने नाम दिया हेलो रिएक्ट और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अच्छा, क्रिएट रिएक्ट ऐप थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये काफ़ी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा, काफ़ी, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बिल्ड सारा इंस्टॉल करके आपको देगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार कीजिएगा। ओके ग्रेट, हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, जो कि हमने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए बनाया था। एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आपके पास पुराना npm का वर्जन है और आपके पास npx नहीं है, तो आप npm के इस कमांड से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, npm install -g क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस अपने प्रोजेक्ट का नाम देकर एंटर करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने जो हमने कमांड अपना चलाया था क्रिएट रिएक्ट ऐप का, इसमें एंड में हमें ये कुछ स्क्रिप्ट्स बता रहा है कि आप किस तरह अपना प्रोजेक्ट रन, बिल्ड और टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाता हूँ कि ये स्क्रिप्ट्स हैं क्या, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टार्ट की स्क्रिप्ट, जो कि हम npm start के ज़रिए रन करेंगे। npm start क्या करता है, ये हमारे लिए एक डेवलपमेंट सर्वर ओपन करता है जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे। ये हमें एक सर्वर क्रिएट करके देगा जिसको एक स्पेसिफिक पोर्ट भी बाइंड करके देगा, ताकि हम उस पोर्ट से अपने होस्ट पर अपने एप्लीकेशन को ब्राउज़र पर रन कर सकें। और जो हमारा डेवलपमेंट सर्वर है, इसका एक ज़बरदस्त फीचर ये है कि हम जो भी अपना सोर्स कोड का कोडिंग करेंगे वो सेव करके फिर ब्राउज़र पर जाके रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे ही हमने कोई कोडिंग की, उसे सेव की, वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउज़र पर रिफ़्रेश हो जाएगा। तो बार बार हमें अपना ब्राउज़र रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं, तो इसमें हमारा काफ़ी टाइम भी बच जाएगा। और दूसरी चीज़ है हमारे पास npm run build। npm run build का जो स्क्रिप्ट है, ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन वर्जन बना के देगा, जो कि फिर हम अपने सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। बिल्ड क्या करता है कि आपके तमाम जावास्क्रिप्ट की फाइल को मिनिफाई करता है, उसको ऑप्टिमाइज करता है और प्रोडक्शन रेडी कर देता है, और जितनी कोशिश करता है कि हमारे प्रोजेक्ट का साइज जितना कम से कम हो सके, ये पूरी अपनी कोशिश करता है। तो इसका फ़ायदा एक तो ये भी होगा कि जैसे ही कोई क्लाइंट हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करता है तो उसके पास डाउनलोडिंग और एग्जीक्यूशन वगैरह फास्ट हो जाता है, क्विक हो जाता है। तो npm स्टार्ट हमारी डेवलपमेंट के लिए है, हम अपने लोकल होस्ट पर सर्वर क्रिएट करते हैं और अपनी डेवलपमेंट करते रहते हैं। npm बिल्ड हमारी प्रोडक्शन बिल्ड के लिए है। तो अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि npm टेस्ट। npm टेस्ट स्क्रिप्ट क्या करता है कि हमारे कोड का टेस्ट रन करता है और फिर हमें वो उसका रिजल्ट बता देता है कि हमारा टेस्ट सक्सेस हुआ या फेल हो गया। और आखिरी चीज जो है हमारे पास वो है npm run eject। eject का क्या काम है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रिएट रिएक्ट ऐप सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होंगी वो सारा खुद ऑटोमेटिकली करके देगा। लेकिन जैसे ही हमने npm run eject रन किया, या फिर आपको मैं ये बताऊं, अगर हमें ज़रूरत हो कि अब हमें अपनी प्रोजेक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा कस्टमाइज़ करना है, तो वो किस तरह करें।
तो npm run eject जैसे ही आप रन करेंगे तो जो क्रिएट रिएक्ट ऐप ने जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रखी हैं वो पूरा आपके कॉन्फ़िगरेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर डाल देगा। तो फिर आप इसमें जो भी चेंजेस वगैरह जो भी हैं कर सकते हैं। लेकिन याद रखें npm run eject नॉन रिवर्सेबल है। आपने एक बार ये चला लिया तो फिर आप वापस रिवर्स नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जब चलाएं जब आपको बिल्कुल ही श्योर हो कि आपको इसकी ज़रूरत है, आपको कस्टमाइजेशन करनी है अपनी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की। वैसे तो इसकी ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगी, जितना क्रिएट रिएक्ट वालों ने इतनी बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन करके दिए तो बहुत ही कम हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो ये कमांड है इजेक्ट करने के लिए सारी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि फिर आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा और फिर वहाँ से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब चलते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट को जो हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप ने बना कर दिया है उसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या फ़ाइल कौन कौन सी फ़ोल्डर हमें उसने बना के दिया है और कौन कौन सी फ़ाइल और किस किस फ़ोल्डर के क्या क्या काम हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो पर एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ ताकि उसमें अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर न्यू विंडो खोला, ओपन फोल्डर जो कि हमने डेस्कटॉप में हेलो रिएक्ट के नाम से ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए, और इसको मैं ओके। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट रिएक्ट ऐप ने हमें बना कर दिया है। तो हम एक एक करके आपको तमाम चीज़ों के बारे में बता देंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बॉटम से अगर शुरू करूं तो मेरे पास है readme.md फाइल। readme.md फाइल एक मार्कडाउन फाइल है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं index.html वो किस चीज़ का फाइल है, किस फॉर्मेट में है, वो HTML के फॉर्मेट में है। तो उसमें HTML का लैंग्वेज होता है। जैसे readme.md ये भी है कि उसी तरह का फाइल है जिसमें मार्कडाउन का अपना कुछ लैंग्वेज होता है जिसे हम लिखते हैं और फिर वो उसे अपने हिसाब से फॉर्मेट और डिज़ाइन करके हमें दे देता है। जिसकी एक ग्रेट एग्जांपल ये है जो कि हमने यहाँ पे अपनी इस क्लास के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है। ये भी एक मार्कडाउन का फाइल है जो कि मैंने इस क्लास के लिए बनाया था। और इसकी और एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं अगर अपना ब्राउज़र ओपन करूं, मैं रिएक्ट के गिटहब के पेज पर जाता हूं, रिएक्ट गिटहब। तो ये मैं रिएक्ट के मेन गिटहब पर के पेज पर आ गया। तो इसमें भी आपको हर गिटहब प्रोजेक्ट्स में आपको एक रीडमी फाइल ज़रूर मिलेगा। रीडमी फाइल का काम क्या है कि ये आपको आप इसमें बता सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह रन होगा, इसको किस तरह यूज़ करना है। तो आप ये मतलब ये कह लें कि ये आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक डॉक्यूमेंटेशन है। तो जैसे readme.md फाइल इसमें अवेलेबल है। तो जब हम नीचे आते हैं तो ये देखें, तो रीडमी फाइल इंक्लूड करने से ये गिटहब पर हमारा ये पूरा रीडमी फाइल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। तो ये देखें ये पूरा रीडमी से क्रिएट हुआ है। रीडमी का तो एक तो अपना वो स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है, लेकिन आप इसमें अपना HTML भी लिख सकते हैं। जो भी फॉर्मेट करना है, लिंक वगैरह, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पूरा मार्कडाउन की फाइल है जो कि बाद में ये HTML में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन ये बनाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया हुआ है मार्कडाउन के फाइल से। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फाइल की तरफ, packagelog.json। packagelog.json का काम क्या है कि जो डिपेंडेंसीज हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड थी, जो हमने इंस्टॉल किया था, जैसे रिएक्ट डॉम वगैरह जो भी हमने इंस्टॉल किया था और जिस वर्जन में इंस्टॉल हुआ था वो वर्जन यहाँ पे लॉक हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर हम अपने प्रोजेक्ट को फिर से इंस्टॉल करें या मैंने किसी और अपने डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट दिया तो उसको ये सब इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही वो npm इंस्टॉल लिखेगा, टाइप करके एंटर करेगा, तो उसके पास भी वही सेम वर्जन इंस्टॉल होगा। अगर पैकेज लॉक हमारे पास ना हो और अगर हम npm इंस्टॉल चलाएं तो हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जो इंस्टॉलेशन हमारे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें ये हो सकता है कि हमारा एप्लीकेशन कहीं ब्रेक कर जाए या कुछ हो सके। तो इसलिए पैकेज लॉक का काम क्या है कि हमारे सारे डिपेंडेंसीज जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है, जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किए थे, तो वही स्पेसिफिक वर्जन इसमें इंस्टॉल होगा और कोई हमारा एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वही वर्जन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए पैकेज लॉक करने की ज़रूरत है और इसके लिए थोड़ा सा अलग कमांड है। जैसे अगर हम npm इंस्टॉल करेंगे तो वो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा। तो पैकेज लॉक के लिए थोड़ा सा उसमें ऑप्शन और
देना पड़ता है वो हम आपको आगे बता देंगे। थर्ड फाइल है हमारे पास package.json की। package.json का काम क्या है, ये हमारे प्रोजेक्ट का आप ये समझे मेटा डेटा है, हमारे प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन है कि इसका नाम क्या है, इसका वर्जन कौन सा है, ये प्राइवेट है, इसकी डिपेंडेंसीज क्या है, इसमें स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी रैंक होंगी, ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट का मेटा डेटा यहाँ पर डिफाइन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है नेम की। नेम की क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर डिफाइन होगा, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हम नोड को या एनपीएम को ये बता रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का ये नाम है। सेकंड चीज़ वर्जन। वर्जन क्या होता है कि ये वर्जन जो यूज़ होता है ये हमारे प्रोजेक्ट को इंडिकेट करता है उसकी सेमेंटिक वर्जनिंग को। अब सेमेंटिक वर्जनिंग क्या है कि हमारे पास जैसे यहाँ पर 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं डॉट के साथ, तो सेमेंटिक वर्जनिंग एक नंबरिंग सिस्टम है जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ये यूज़ होता है। तो इसको यूज़ करने का जो तरीका है, जैसे इसमें 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। पहला जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये मेजर वर्जनिंग के लिए है, दूसरा है माइनर वर्जनिंग के लिए और थर्ड है पैच वर्जनिंग के लिए। मेजर वर्जनिंग क्या होती है कि जैसे हमारे एप्लीकेशन में हमने ऐसी बहुत बड़ी चेंजेस कर दी, जैसे कि या तो आप कह लें हमने रीराइट कर ली अपनी पूरी एप्लीकेशन, या तो हमने इतनी बड़ी चेंजेस कर ली कि इसमें बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी ही ना रही, सारी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ से फिर हम मेजर वर्जन चेंज करेंगे। जैसे हमने बिल्कुल ही चेंज कर दिया पूरी अपनी एप्लीकेशन, मेजर वर्जन चेंज कर दिया, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे और फिर से चेंज कर दिया 2, फिर से चेंज कर दिया 3, तो इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे। माइनर वर्जन क्या है, इसमें भी काफ़ी हद तक कोड चेंजेस होंगी, लेकिन कुछ कंपेटिबिलिटी होंगी और हो भी सकता है कि कुछ कंपेटिबिलिटी बैकवर्ड ना हो, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। तो अगर माइनर वर्जन चेंजेस हमारे प्रोजेक्ट में हो रही हैं तो हम इसको चेंज करते रहेंगे, 1 2 3 4 जैसे ही करते बढ़ाते जाएंगे। और जो लास्ट वाला न्यूमेरिक वैल्यू है इसमें हम पैच वर्जनिंग करते हैं। पैच वर्जनिंग मतलब जैसे कोई बग आ गया, हमने कोई बग सॉल्व कर दिया या कुछ पैच कर दिया, कोई सिक्योरिटी हमने इंक्रीमेंट कर दी अपने प्रोजेक्ट में, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट ब्रेक तो नहीं हो रहा लेकिन उसमें और इम्प्रूवमेंट हो चुका है, तो हम यहाँ से फिर ये पैच वर्जन को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ तक आपको वर्जन की समझ आ चुकी है। थर्ड चीज़ हमारे पास यहाँ पे है प्राइवेट। प्राइवेट यहाँ पर ट्रू है, तो प्राइवेट का काम क्या है कि हमारे पास होता है एक एनपीएम की रजिस्ट्री। एनपीएम की रजिस्ट्री क्या है, जहाँ पर हम हमारे सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अपलोड हुए होते हैं और फिर जितने भी डेवलपर्स हैं वो इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप की, क्रिएट रिएक्ट ऐप एक एनपीएम रजिस्ट्री पर अपलोड है, तभी तो हम वहाँ उसे यहाँ पर एनपीएक्स या एनपीएम इंस्टॉल के ज़रिए इस्तेमाल कर सक रहे हैं। जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट को हम एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट करते हैं, वो इंस्टॉल हो जाता है। वो कैसे इंस्टॉल होता है, वो सारा एनपीएम रजिस्ट्री पर अपलोड है। तो जैसे ही हम अगर ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो किसी डेवलपर के लिए एक टूल के तौर पर होगा, तो हम उसको एनपीएम रजिस्ट्री पर अपलोड करके उसको प्राइवेट या पब्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने लिए ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम किसी डेवलपर के लिए कोई टूल नहीं बना रहे, तो हमें इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और थर्ड चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे है वो है, बल्कि फोर्थ है, तो थर्ड प्राइवेट था, थर्ड चीज़ हमारे पास ये है डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज क्या है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए डिपेंडेंट है, जो एप्लीकेशंस, जो प्रोजेक्ट, जो टूल्स, वो हमारे डिपेंडेंसीज में आएंगे। जैसे हमें प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए रिएक्ट चाहिए, रिएक्ट डॉम चाहिए, इसके बारे में मैं पहले ही आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि ये दोनों क्यों यूज़ होते हैं। तो हमने ये डिपेंडेंसीज में बता दिया, हमें रिएक्ट चाहिए, रिएक्ट डॉम और वर्जन ये है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। रिएक्ट स्क्रिप्ट्स हमारे पास एक क्रिएट रिएक्ट ऐप का बड़ा फीचर है जो कि हमारी सारी स्क्रिप्ट्स रन करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे हमारे पिछले स्क्रिप्ट्स में आ चुका था कि हम npm run start, npm run build, जो कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ये देखें npm start में भी अगर कमांड चलाता हूँ तो वो ये वाला कमांड रन करता है, react scripts start, react scripts build, react script test और react scripts eject। तो ये सारी react scripts के टूल्स हैं जो कि हमें ब्राउज़र ऑटोमेटिकली लाइव रीलोडिंग करता है और काफ़ी जो फीचर्स हमें देता है वो रिएक्ट स्क्रिप्ट्स के ज़रिए आ रही होती हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे स्क्रिप्ट्स का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक तो मैंने आपको अभी बताया कि ये पहले से स्क्रिप्ट्स यहाँ पे डिफाइंड हैं कि अगर हमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है डेवलपमेंट के लिए तो हम स्टार्ट का कमांड रन करेंगे, बिल्ड के लिए बिल्ड का कमांड, टेस्ट के लिए टेस्ट, रिजेक्ट के लिए एजेक्ट, और ये जो मैं पहले आपको सारा डिटेल में समझा चुका हूँ। और यहाँ पर हम अगर कोई अपना स्क्रिप्ट क्रिएट करना चाहें, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि
हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ टेम्पररी फाइल्स हैं जो हमने क्रिएट किए थे एज ए प्रोजेक्ट बिल्डिंग, तो वो जब मैं अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करूं तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, हमें मैनुअली जाके एक एक करके डिलीट करने की ज़रूरत ना। तो यहाँ पे हम अपना स्क्रिप्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ESLint, जो कि हमारे लिंटर को ये बता रहा है, हमारे कोड लिंटर को, विजुअल स्टूडियो कोड के लिंटर को, कि हम रिएक्ट ऐप की जो लिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो यूज़ करें। अब कोड लिंटिंग होता क्या है? कोड लिंटिंग एक प्रोसेस है कि ये हमारे कोड फाइल को रीड करता है और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी यूज़र क्रिएटेड एरर्स हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल डिफाइंड किया और फिर उसको अपने पूरे एप्लीकेशन में कहीं यूज़ नहीं किया, तो ये हमें वो एरर दे देगा कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है लेकिन वहाँ ये कहीं यूज़ नहीं किया, या तो आप अपने जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसमें कुछ मसला आ रहा है, आपने कहीं सेमीकोलन यूज़ नहीं किया, आपने कुछ, मतलब हमारे कोड में जितने भी एरर आ रहे हैं वो हमें रन करने से पहले ही ये हमें यहाँ पर बता देगा, या फिर रन करने के बाद भी हमें बता देगा कि हमारे पास मसला क्या आ रहा है। तो ये ESLint एक बहुत बड़ी फीचर है अच्छी, जो हमारे डेवलपमेंट में हमारे काफ़ी हेल्प करेगा, हमारे डिबगिंग में, हमारे डेवलपमेंट में। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है ये है ब्राउज़र्स लिस्ट। ब्राउज़र्स लिस्ट में क्या होता है? ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त फीचर है। जब हम ये अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो हम अपने बंडलर को या जो भी टूल हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को कौन कौन से ब्राउज़र्स या कौन कौन से क्लाइंट ब्राउज़र्स के लिए टारगेट करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे लास्ट 2 वर्जन टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे देता हूँ लास्ट 2 वर्जन, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जितने भी ब्राउज़र्स हैं उनके लास्ट 2 वर्जन को टारगेट करके हमारे पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल करके देता है। तो लास्ट 2 वर्जन से पिछले जितने भी वर्जन होंगे तो इसके पास कोई गारंटी नहीं होगा कि वो हमारा एप्लीकेशन सही रन होगा या नहीं होगा, लेकिन लास्ट 2 वर्जन तक मुमकिन के तौर पर गारंटी होगा कि ये रन होगा। तो उसके हिसाब से ये हमारी सारी स्क्रिप्ट, जो कि जैसे हम अगर ES6 यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ब्राउज़र ऐसे हैं वो ES6 सपोर्ट नहीं करते, तो ये क्या करता है कि उनको फिर उसके सपोर्ट में ले आता है जितनी हम ब्राउज़र इसको बताते हैं। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट डिफाइंड है वो है ग्रेटर देन 0.2%। इसका मतलब है कि जो ब्राउज़र उस ब्राउज़र को टारगेट करो हमारे प्रोजेक्ट के बिल्ड को जो कि मार्केट शेयर में 0.2% से ऊपर है, तो इससे साफ जाहिर होता है तो तकरीबन तमाम ब्राउज़र्स को ये टारगेट कर रहा है, ठीक है, जिसकी मार्केट शेयर 0.2% से ऊपर है। और दूसरी चीज़ ये बता रहा है कि अगर 0.2% से ऊपर है लेकिन वो ब्राउज़र जो हम टारगेट कर रहे हैं वो डेड ना हो। जैसे अगर कुछ ब्राउज़र्स हैं वो अपडेट नहीं हो रही, सालों साल हो गए, उसकी मार्केट शेयर 0.2% से ऊपर है लेकिन वो अपडेट नहीं हो रही या उनमें कोई फीचर नहीं आ रहा, उसमें कोई सिक्योरिटी पैच नहीं हो रहा, तो क्या होता है कि ये फिर हमारे स्टैंडर्ड में इसको डेड डिफाइन किया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक नॉट डेड का भी क्यूरी दे दिया कि अगर वो ब्राउज़र डेड ना हो, उसकी डेली सिक्योरिटी पैचेस हो रही हैं या वो डेली अपडेट हो रहा है, वो डेड ना हो। और थर्ड चीज़ हमने यहाँ पे बताया कि हमारा प्रोजेक्ट ओपेरा मिनी के लिए नहीं है। ओपेरा मिनी काफ़ी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल ही वो मिनी बिल्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ से ओपेरा मिनी हटा दिया। तो हमने क्या कहा, नॉट ओपेरा मिनी ऑल। ऑप मिनी का मतलब है ओपेरा मिनी, तो हमने यहाँ से ये हटा दिया। तो हमने यहाँ पे कहा तमाम ब्राउज़र को टारगेट करो जिसकी मार्केट शेयर 0.2% से ऊपर है, वो डेड ना हो, और इसमें से अगर ओपेरा मिनी है तो वो निकाल दो। तो जितनी भी बाकी ब्राउज़र बचेंगी वो हमारे इस बिल्ड के लिए टारगेट होंगी। लेकिन फिर भी आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ब्राउज़र्स लिस्ट गूगल करें तो आपको इसके बारे में पूरी वो आ जाएगी। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्राउज़र्स लिस्ट गिटहब। तो ये ब्राउज़र लिस्ट का मेन गिटहब पेज है, आप इसमें तमाम इसकी डिटेल्स रीड कर सकते हैं। जैसे हमने इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है नॉट i11 कि हम i11 को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारे कोड में कुछ ऐसी कोड हैं जो i11 में नहीं चलेंगी, इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप उसके लिए बिल्ड ना करें ताकि हमारे कोड जितना भी मिनीफाई हो सके वो करें। अच्छा, एक बात याद रखें कि हमेशा कोशिश करें कि आपका कोड किस किस ब्राउज़र पर सपोर्टेड है, आप वही ब्राउज़र टारगेट करें। वैसे जो डिफ़ॉल्ट फीचर दिया हुआ है ये हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, आपको कल को में कस्टमाइज़ करना पड़े तो आप उन ब्राउज़र को टारगेट करें जो आप कोड टाइप कर रहे हैं वो ब्राउज़र सपोर्टेड हो। तो जितना कम ब्राउज़र या जितना आपको स्पेसिफिक ब्राउज़र सेलेक्टेड होंगी उतनी आपकी
स्क्रिप्ट की फाइल मिनीफाई या कम होता जाएगा, उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। तो आपको मज़ीद अगर इसके बारे में जाना है तो आप यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन से रीड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये हमें बता रहा है प्रोडक्शन के लिए तो तकरीबन सारे ब्राउज़र हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हम बिल्कुल ही लेटेस्ट वर्जन को टारगेट कर रहे हैं, जैसे लास्ट वन क्रोम वर्जन, लास्ट वन फायरफॉक्स वर्जन, लास्ट वन सफारी वर्जन। तो ये 3 ब्राउज़र हम टारगेट कर रहे हैं और इनके लास्ट वन वर्जन डेवलपमेंट के अंदर। तो पैकेज.json मैं आपको तफसीलन बता चुका हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट किसी फाइल के तरफ। तो .gitignore का काम क्या होता है कि हम इसको बताते हैं कि जो फाइल हम आपको बता रहे हैं, जो फोल्डर हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर करें, गिट में कमिट करने के लिए उसको अवॉइड कर दें। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे प्रोजेक्ट में कुछ सीक्रेट्स फाइल भी होंगी, जैसे मेरे पास API कीज़ वगैरह होंगी और भी बहुत सारी सिक्योरिटी फाइल्स वगैरह होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा ये प्रोजेक्ट जब गिट पर अपलोड हो ये पब्लिकली किसी को दिखे। और दूसरी चीज़, जैसे ये नोड मॉड्यूल का फाइल है, हम जब भी कोई भी npm इंस्टॉल से अपनी डिपेंडेंसी जो कि पैकेज.json में हमने डिफाइंड किया था हम इंस्टॉल करते हैं, वो सारी नोड मॉड्यूल्स में आके इंस्टॉल होती हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये काफ़ी अच्छी खासी बड़ी इसमें डिपेंडेंसीज आ गई हैं जो कि हमने रिएक्ट ऐप को ज़रूरत है, उसने ये सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल की। अगर इसके साथ साथ हम अपने पैकेज को अपलोड कर दें या किसी डेवलपर को दे दें तो काफ़ी हैवी फाइल हमारा या हैवी प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही आप ना करें, कभी भी अपने प्रोजेक्ट पर अपलोड ना करें या कि इसके साथ किसी डेवलपर को ना दें। बल्कि जैसे ही आप नोड मॉड्यूल, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया gitignore को कि जब भी हम अपने इस प्रोजेक्ट को कमिट करें अपने गिट में, तो ये हमारे पास ये नोड मॉड्यूल्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि ये फोल्डर हमारे गिट की रिपोजिटरी में ना जाए। तो गिट एक और मज़ेदार टूल आपके लिए, जैसे वेब पैक रिक्वायर्ड है तो वैसे ही अब आपके लिए गिट भी रिक्वायर्ड है। तो आप गिट को भी ज़रूर सीखें। हम कोशिश करते हैं कि आगे तमाम कोर्सेज भी वेब पैक गिट पर बनाएं ताकि इन सब की आपको तफसील मिलती जाए। लेकिन जब तक आप और भी कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं, आप बिल्कुल कोशिश करें गिट को बिल्कुल ही रिक्वायर्ड कर दें अपने लिए और पूरा गिट इसको सीखें। वेब पैक, गिट, ये सब तो अब एक वेब डेवलपर के लिए या किसी भी डेवलपर के लिए रिक्वायर्ड है। तो हमने यहाँ पे जितने भी ये फोल्डर्स फाइल्स डिफाइंड किए हैं तो हम इनको बता रहे हैं कि आप इन फाइल और फोल्डर को हमारे गिट रिपोजिटरी में ना डालें। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पब्लिक डायरेक्टरी की तरफ। तो पब्लिक डायरेक्टरी में हमारे पास वो तमाम फाइल्स इंक्लूड होंगी जिनके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे आफ्टर हमारे बिल्ड प्रोसेस के बाद। तो ये एक बेहतरीन जगह है जिसमें हम अपने एसेट्स वगैरह रखें, जैसे इमेजेस हुआ, कोई वीडियोस वगैरह हुआ, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुआ, और जैसे हमारी फेवाइकॉन वगैरह जो हमारे एप्लीकेशन के लिए एसेट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ पर देंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास index.html आ रहा है, आपको याद होगा हमने अपने पिछले क्लास में index.html बनाया हुआ था, उसमें हमने भी यही दिया हुआ था कि div id root ये हमारे एप्लीकेशन का मेन कंटेनर है जहाँ हमारा एप्लीकेशन रन होगा। तो वो वाला फाइल हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है। तो और भी काफ़ी चीज़ें जैसे मैनिफेस्ट फाइल हमारे एप्लीकेशन के लिए, या robots.txt फाइल है जो कि हम गूगल को बताएंगे कि हमारी कौन कौन सी पेज को आप क्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब चलते हैं अपने सोर्स फोल्डर की तरफ। सोर्स फोल्डर में हमारी सारी एप्लीकेशन का कोड इंक्लूड होगा, जैसे हमारे रिएक्ट का कोड वगैरह। और फिर जब हम बिल्ड के स्क्रिप्ट रन करेंगे तो वो सारा जो कोड है हमारा जितना भी, जैसे देखिए यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं, तो ये सारा फिर हमारा जब बिल्ड हम रन करेंगे तो बिल्डर क्या करता है, वो इन सारे फाइल को एक फाइल करते हैं, इसको मिनिमाइज करके उसको पैकेज करके उसको बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज करके हमारे पब्लिक फोल्डर में रख देगा। ठीक है, ताकि फिर हम अपनी एप्लीकेशन फिर अपने पब्लिक फोल्डर से रन कर सकें। तो ये थी तकरीबन हमारे पूरे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर, उसकी डॉक्यूमेंट, उसके फाइल स्ट्रक्चर, आपको सारी डिटेल्स मैंने बता दी। नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे सारे नोड पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पे हमारे सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं पब्लिक फोल्डर में। हमारी जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं वो पड़ी हुई हैं सोर्स में, पूरा हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन का सोर्स फोल्डर होगा। और फिर बाकी फाइल्स जो मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, उम्मीद है आपको सब समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले एंड में हम एक छोटा काम ये कर लेते हैं कि हम अपना एप्लीकेशन रन कर देते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अपने एप्लीकेशन को यहाँ से रन करके देखते हैं।
मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन करता हूँ। अच्छा, टर्मिनल आप कमांड लाइन या टर्मिनल आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड से भी ओपन कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में बिल्ट इन टर्मिनल है। तो उसको ओपन करने का तरीका एक तो ये है कि आप कंट्रोल और बैक टिक जो आपके टैब के ऊपर है, आप कंट्रोल और बैक टिक प्रेस करें तो आपके पास टर्मिनल आ जाएगा। या फिर आपको वो काम ना करे तो आप यहाँ से व्यू और टर्मिनल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अपना स्क्रिप्ट का कमांड रन करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, जो कि पैकेज.json में हमारा डिफाइंड है, स्टार्ट का स्क्रिप्ट, ताकि हम अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करें और अपना प्रोजेक्ट देखें कि किस तरह रन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा npm run स्टार्ट, ठीक है, npm run स्टार्ट, और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। तो ग्रेट, हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन तमाम कॉन्फ़िगरेशन, तमाम टूल्स के साथ रन हो चुका है। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ना कि हमें रिएक्ट की स्क्रिप्ट इंक्लूड करनी पड़ी, ना कि हमें रिएक्ट डॉम वगैरह इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन, वो जस्ट सिर्फ एक क्रिएट रिएक्ट ऐप ने हमें सारा बना कर दे दिया। तो बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन हमारे सामने आ चुका है, जो कि इतना खूबसूरत, हमारे पास रिएक्ट का लोगो घूम रहा है, एनिमेट हो रहा है। लेकिन चलिए चलते हैं अपने वो पिछले क्लास के जो हमने बच्चों वाला प्रोजेक्ट बनाया था वो चलाते हैं इस प्रोजेक्ट पर। लेकिन आप परेशान ना हो, हमारा बच्चों वाला प्रोजेक्ट आगे जाते जाते हम उसके साथ बड़े होते जाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट भी बड़ा होगा और हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे रिएक्ट में। तो चलिए चलते हैं। मैं पहले अपना वो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ, वो वाला कमांड। तो यहाँ से जैसे मैंने कंपोनेंट्स बनाया था कार और ऐप का, तो मैं इनको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इसको अपने सोर्स फोल्डर के अंदर app.js हमारा एंट्री पॉइंट है जहां से हमारा एप्लीकेशन पूरा रन होगा। थोड़ा सा मैं इसके कोड को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। ठीक है, तो यहां से हम ये पहले से जो कोड लिखा है वो हम डिलीट कर देते हैं और अपना कोड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, या तो आप यहाँ से सेव ऑल कर दें या तो Ctrl+S कर सकते हैं। तो चलिए अपने ब्राउज़र पर देखते हैं कि हमारा कोड किस तरह रन हो रहा है। तो हमें ये एरर दे रहा है कि हमारे पास कार डिफाइंड नहीं है, तो हम वो अपना कार वाला भी कोड कॉपी कर लेते हैं। और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन, हमारे पास हमारे नए एप्लीकेशन में हमारा कोड आ चुका है और सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब एक और चीज़ जो मुझे आपको पिछले क्लास में बताना था लेकिन वो मैं नहीं बता सका, वो आपको यहाँ बता देता हूँ कि react.create एलिमेंट में हमने 3 वैल्यूज़ दिए थे। पहला जो हमने आर्ग्यूमेंट दिया था वो h1 था, दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें उसकी एट्रीब्यूट देनी है और तीसरा आर्ग्यूमेंट जो भी हमारा उसका चाइल्ड एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ पे हमने कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया, तो मैं आपको एक एट्रीब्यूट का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने अगर यहाँ पे h1 है तो मैंने h1 को id दी, id my h1, और फिर मैं इसे सेव करके अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ और मुझे इसको, अच्छा आपको ये दिखा दूँ कि ये किस तरह ऑटोमेटिक रीलोड हो रहा होता है। जैसे मैंने अब ये हेडिंग 1 लिखा हुआ है, मैंने इसको हेडिंग 2 करना है 2, और जैसे ही मैं सेव कर देता हूँ मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो हमारे ब्राउज़र पर हेडिंग 2 रिफ़्रेश हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, जो हमने h1 क्रिएट किया था उसकी आईडी देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है और ये कहाँ पर है। तो मैं इसे यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो h1 के एलिमेंट्स है वहाँ पर हमारा आईडी आ चुका है, my_h1। वैसे आईडी को रिपीट नहीं किया जाता, एक बार इस्तेमाल किया था एक वैल्यू के साथ, यूनिक वैल्यू के साथ, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया कि इस तरह यहाँ आप एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। तो कंग्रेचुलेशन, अब हमारा एप्लीकेशन जो जितना भी हमें रिक्वायर्ड था, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, बिल्ड वगैरह, अब किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने एप्लीकेशन, अब अपने रिएक्ट को मज़ीद पॉलिश करने चलते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है JSX।